पीओके में बगावत के सुर बुलंद होते हुए वहीं ये भी कहा जा रहा है कि उन बगावती सुरों को दबाने के लिए पाकिस्तानी फौज और एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। ब्रिटेन तक इसकी गूंज सुनाई दे रही है। एमपीज जो है वो आवाज उठा रहे हैं पाकिस्तान की बर्बरता के खिलाफ। और इसके अलावा ख्वाजा आसिफ के स्टेटमेंट, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर, कभी वो कहते हैं कि रावला कोट और मीरपुर में रहने वाले कश्मीरी नहीं है, कभी वो भारत से जंग करना चाहते हैं पानी के ऊपर। इशू को रिजॉल्व करने की कोई सीरियस कोशिश कहीं दिखाई नहीं देती और मास अबडक्शन की बात की जा रही है, कम्युनिकेशन ब्लैकआउट की बात की जा रही है पाकिस्तान के कब्जे वाला जो कश्मीर है वहां पर। तो हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट शकील चौधरी साहब है। नमस्कार, स्वागत। जी, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। सबसे पहले तो अ, ये बताएं, आपके जी यहाँ पर ये जो जियो न्यूज को सस्पेंड कर दिया, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि सस्पेंड कर दिया गया चैनल को 15 दिन के लिए, आपके यहाँ जो मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसके द्वारा, उसे हम्म लेकर डिटेल्स क्या है? क्योंकि किसी लोकतंत्र के बारे में, ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान को डेमोक्रेसी के तौर पर जाना जाता हो, लेकिन फिर भी क्या हुआ वहां पर? जी, मैंने इस पे फेसबुक पे लगाई थी पोस्ट, तो उस पे एक दोस्त ने ये लिखा कि एक डॉक्यूमेंट्री उन्होंने चलाई ईरान या इराक की बनी हुई, करबला पे। तो हम्म। उसमें प्रॉफिट ऑफ इस्लाम का इमेज वो भी ब्लर किया हुआ था, वो उसमें चल गया। उन्होंने फिर बाद में उसकी अपोलोजाइज भी किया। अब इस तरह के जो इमेजेस हैं वो ईरान में, इराक में चल जाते हैं। यहाँ पे जो है बहुत सेंसिटिविटी है उसके हवाले से। तो उस दोस्त के मुताबिक वो उन्होंने अपोलोजाइज भी किया, लेकिन इसके बावजूद वो कुछ मौलवियों ने उस पर ट्वीट वगैरह कर दी, कुछ ये कर दिया वो कर दिया, तो वो फिर पैमरा को एक्शन लेना पड़ा और 15 दिन के लिए उन्होंने उसको सस्पेंड कर दिया है। सो लेट्स होप के बेटर सेंस विल प्रिवेल और ये पाबंदी जो है वो उठ जाएगी। तो इसमें हमें देखना होगा ना कि रिलीजियस सेंसिटिविटीज हैं, उसके साथ साथ जो है पाकिस्तान इज आल्सो सिग्नेटरी टू इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, इंटरनेशनल कवेनेंट्स, जैसे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, बाकी चीजें हैं। तो हम्म। आपको बैलेंस करके चलना पड़ता है। अब हमारे कुछ मौलवियों के ऊपर भी आपको पता है ब्lasphemy के इल्जामात लगे, तो हम्म। वो फिर कहते हैं कि हाँ जी मैंने माजरत कर ली जी, मैंने माफी मांग ली तो वो ठीक हो गया। लेकिन आम लोग जब उसमें मुलव्वस होते हैं तो फिर वो माफी की गुंजाइश नहीं छोड़ते, फिर कहते नहीं इसकी सजा सिर्फ मौत है। यू नो, जब खुद आपके ऊपर लगा फिर आपने कहा नहीं नहीं माफी की गुंजाइश है, फिर मौलवी भी एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तो फिर वो माफी की गुंजाइश निकाल लेते हैं। तो वरना जो है आम आदमी के खिलाफ हो तो फिर वो कहते हैं कि नहीं नहीं इसकी तो सजा जो है बस सजाए मौत ही है। तो इस तरह के हमारे यहाँ जो है ना मसले मसाइल चलते रहते हैं। एक बात तो बताएं, आपके यहाँ बड़े सारे कमेंटेटर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, चैनल्स भी हैं। हिंदुस्तान की मीडिया को तो गोदी मीडिया बोलते हैं, और वहां खुद पाकिस्तान में मीडिया की ये हालत है। जी, देर आर प्रॉब्लम्स नो डाउट। तो अब हमारे यहाँ तो जो है यहाँ तक भी कहा जाता है कि जो एक्सपर्ट्स बुलाते हैं टीवी चैनल वाले, वो भी हम्म। अप्रूव्ड होते हैं, अपनी मर्जी से वो नहीं बुला सकते किसी को। तो हमारे एक आईएसपीआर के फॉर्मर चीफ हैं इंस्टीट्यूट उसके, आईएसपीआर के, यू अंडरस्टैंड दैट, हाँ जी स्पोक्स जी जी, पर्सन, डीजीएसपीआर मिलिट्री, कंप्लीटली। हाँ, हाँ हाँ। मिलिट्री के इंफॉर्मेशन विंग स्पोक्स पर्सन, आपके। हाँ। तो वो, उनको भी ब्लैक लिस्ट किया हुआ है, वो नहीं आ सकते। उनका नाम है अतर अब्बास, ही वॉज आईएसपीआर चीफ एंड देन एम्बेसडर, पाकिस्तानी एम्बेसडर। तो हम्म। ये बड़ी अफसोसनाक बात है, डेमोक्रेसी में तो ये नहीं होता, वहां तो डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियन होती है। तो खासतौर पे अगर आप इंडिया को क्रिटिसाइज करते हैं तो फिर आपका रिकॉर्ड तो उससे बहुत बेहतर होना चाहिए। और जर्नलिस्टों को, इंटेलेक्चुअल्स को इस पे आवाज उठानी चाहिए कि भाई डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियन इज नॉट अ थ्रेट टू एनी कंट्री, यू नो, इट इज लैक ऑफ डाइवर्सिटी दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम, जिसकी वजह से मुल्क जो है सफर करते हैं। 71 में हमने देखा कि हमने वो वन साइडेड सारा सिलसिला चलाया और उसका क्या फायदा हुआ कि दूसरी पार्टी जो है उसको हम मौका ही नहीं देते कि वो भी अपना मौक़िफ़, अपनी पोजीशन वाज़ेह कर सकें। और यही हमारे यहाँ कश्मीर में हो रहा है कि हम जो हम्म। है सिर्फ एक ही बात, एक ही नैरेटिव सुनना चाहते हैं, और वो जो है एक्शन कमेटी के जो खिलाफ है। अब पिछले दिनों मेरे एक दोस्त ने उनके खिलाफ पोस्ट लगाई, हम्म। तो वो भी यही थी कि उनके खिलाफ ये गद्दार हैं, ये इनको सजा मिलनी चाहिए वगैरह। उस पे एक साहब ने बर्लिन से
बर्लिन में रहते हैं और उनका लेवल देखिए, वो कहते हैं इनके सर उतार कर नेजों पर लटका दो, यू नो, और उनके घर मिसमार कर दो, उनकी कब्रें पाकिस्तान से कश्मीर से खत्म करा दो। हाँ, खत्म कर दो, उड़ा कर रख दो, रियासत से ऊपर कोई नहीं है, और जो भी रियासत के खिलाफ जाए उसको जिंदा रहने का भी कोई हक नहीं। इस हद तक मतलब वो है। उसमें फिर मैंने लिखा था कि भाई हमें ऐसा लगता है मुझे तो कि भाई 71 से हमने कुछ नहीं सीखा, तारीख से हमने कुछ नहीं सीखा। तो इसी तरह की लैंग्वेज हम बंगालियों के खिलाफ भी यूज करते थे, उनको मिसक्रिएंट्स कहते थे, उनको गद्दार कहते थे। तो ये जो है चीज, ये अनफॉर्चुनेटली हमें बहुत नुकसान देती रही है, नुकसान दे रही है। फिर मैंने उनसे ये भी कहा कि देखिए, अगर आपके पास, गवर्नमेंट के पास स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स हैं, तो फिर यू हैव ऑल द मोर रीजन टू एक्सपोज देम। उनको नेशनल टीवी पे लाइए, उनके पास कोई जवाब नहीं होगा तो वो एक्सपोज हो जाएंगे। आपने हुँ, क्या किया है कि उनकी जबानबंदी कर दी, आप उनके खिलाफ जो मर्जी बोलते रहें। तो हुँ, उनसे मैंने यही पूछा कि क्या ये इंसाफ के तकाजों के मुताबिक है, क्या ये जमहूरियत के तकाजों के मुताबिक है? इज दिस व्हाट डेमोक्रेसी आस्क्स अस टू डू? क्या इंसाफ के यही तकाजे होते हैं कि एक साइड को फ्रीडम है बोलने की, दूसरे को नहीं है? तो इस तरह के अनफॉर्चुनेटली इस तरह के हमारे प्रॉब्लम्स अभी चल रहे हैं। सो लेट्स होप कोई कोई बेटर सेंस प्रिवेल करे। नवाज शरीफ ने एक सेंसिबल बात की थी जब उनसे मिलने गए पीएमएलएन के लोग कश्मीर से, तो उन्होंने यही कहा हुँ, था कि भाई मुज़ाकरात से ही मसले हल होते हैं, मुज़ाकरात करें। उससे पहले उनके अपने मिनिस्टर कह चुके थे नहीं नहीं बस अब कोई गुंजाइश नहीं है मुज़ाकरात की, टॉक्स की। हुँ, तो आप तो और हुँ, भी हुँ, लोग कहना शुरू हो गए कि भाई हाँ टॉक्स करें, ये करें, वो करें। तो ये मेरे नहीं ख्याल में बहुत ज़रूरी है कि आपको एहसास हो कि भाई हमने बंगालियों की बात नहीं सुनी, उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश नहीं की, उनको इक़्तिदार नहीं दिया। दे हैड वन द इलेक्शन फेयरली, स्क्वेयरली। तो इक़्तिदार देने के बजाय, उनको पावर देने के बजाय हमने उनका कत्लेआम शुरू कर दिया। और कत्लेआम का लफ्ज़ मैंने उनको कहा, मैंने कहा ये डॉक्टर AQ खान, जिनको मोहसिन पाकिस्तान कहा जाता है, ही इज़ कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट पेट्रियट, उन्होंने यूज़ किया है कि हमने मशरकी पाकिस्तान में अपने भाइयों का, बंगाली भाइयों का कत्लेआम किया, मैसेकर किया। तो बस वही बात है कि हम सीखना नहीं चाहते, सीखते नहीं हैं अपनी गलतियों से, बल्कि अपनी गलतियों को एक्सटर्नलाइज करते हैं, दूसरों का फॉल्ट बताते हैं। अपना जो है, वी डोंट एक्सेप्ट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ आवर ओन एक्शंस एंड मिस्टेक्स। हुँ, हुँ। तो आपके यहाँ तो बैलेंस की बात ही नहीं होती ना। आपके यहाँ तो जो अभी आप कह रहे थे थोड़ी देर पहले जो बात हो रही थी, वो बात ये है कि भई एक तरफ़ा फैसले सुनाए जाते हैं, एक तरफ़ा फैसले लिए जाते हैं। अभी आपने कहा नवाज़ शरीफ जी ने कहा कि भई आप बात कीजिए। तो भाई सरकार तो उन्हीं की है, शहबाज़ शरीफ उन्हीं के भाई हैं, पीएमएलएन की ही सरकार है। तो फिर क्या ज़ुबानी जमा खर्च से काम हो जाएगा? लेकिन कम से कम उन्होंने बात तो की है ना। उससे पहले मैं सुन रहा था, एक फेडरल मिनिस्टर की बात सुन रहा था, हामिद मीर के शो में थे वो, तो वो यही कह रहे थे नहीं अब बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है। तो चलें, कोई कोई बंदा तो है जो उनको कह रहा है कि भाई बातचीत से ही मसला हल होगा। और सियासतदानों से, पॉलिटिशियन से आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि इस तरह की हार्ड लाइन लें कि ये अब गुंजाइश नहीं है, ये हो गया है, वो हो गया है। तो भाई अल्टीमेटली जो है वो टॉक से ही मसले हल होते हैं ना। फिर वही बात कि अगर आपके पास इतने स्ट्रांग आर्ग्यूमेंट्स हैं तो फिर आप लाइए उनको नेशनल टीवी पे, उनको एक्सपोज कर दीजिए। सो हुँ, व्हाट इज प्रिवेंटिंग यू फ्रॉम डूइंग दिस? हुँ। तो ये हैं इस तरह के मसले मसाइल अनफॉर्चुनेटली। अभी आप मुझे बता रहे थे कि फ़ेसबुक पे एक पोस्ट लिखा गया, उस पोस्ट हम्म। में बहुत ही डेरोगेटरी भाषा का इस्तेमाल किया गया, जिस पे आपने लिखा कि हमने तारीख से कुछ सीखा नहीं। हम्म। एक बात मैं जानना चाहती हूँ आपसे, क्या पाकिस्तान को सिर्फ़ कश्मीर चाहिए और कश्मीर ही नहीं चाहिए? क्योंकि दुनिया भर में और बॉर्डर पे तो ये बताते फिरते हैं कि कश्मीर जो है वो हमारी जगुलर वेन है और हम ये कर देंगे और वो कर देंगे। और जब कश्मीरी अपनी जायज़ माँगों को लेकर सड़क पर आता है, वो आटे की बात कर रहा है, वो बिजली की बात कर रहा है, वो अपने पॉलिटिकल राइट्स की बात कर रहा है, और वो गवर्नेंस की अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहा है, तो उसमें दिक्कत क्या है? ये इतना सा बर्दाश्त नहीं कर पाता है पाकिस्तान। उसमें जो है ना, जो लोग उन पे एतराज कर रहे हैं उनका आर्ग्यूमेंट ये है कि भाई ये लोग जो हैं ये वायलेंस कर रहे हैं, इन्होंने हमारी नरमी का नाजायज फायदा उठाया है, हमने इनकी ज्यादातर मांगे जो हैं
वो ये कहते हैं 38 में से 35 बातें मान ली थी और ये खामखा हमें ब्लैकमेल करते हैं। कश्मीर कॉज के लिए 12 सीटें जो हैं वो बड़ी ज़रूरी हैं, पाकिस्तान में जो हैं स्प्रेड हैं। यानी जो कश्मीरी रेफ्यूजीज जो हैं जम्मू जम्मू से या कश्मीर से पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में रहते हैं, रावलपिंडी में, लाहौर में, कराची में, पेशावर में, उनकी ये सीटें ख़त्म कराना चाहते हैं। तो कहते हैं कि ये इससे हमारी जो कश्मीर से कमिटमेंट है वो वीक हो जाएगी। तो इस तरह से जो है वो अब लिंक कर रहे हैं उसको कि जी इनको कोई गोया इंडिया की सपोर्ट हासिल है और ये मसाइल का हल नहीं चाहते और ये मसाइल को ख़राब करना चाहते हैं। तो इस तरह की बात आपको सुनने को मिलती है। यानी तो ये जो बोलते हैं सर कि ये मामले को हल नहीं करना चाहते, किन्हें बोलते हैं भाई? वो कश्मीरी ही होंगे ना जो ये मांगे जी लेके जी निकले हैं? कश्मीरी ही है ना वो? जी, मतलब कश्मीर टेक्निकली अगर ना भी हो वो, इसलिए कि पाकिस्तान के पास जो एजेके जिसको कहा जाता है, उसमें बहुत सारे इलाके जम्मू के शामिल हैं। तो टेक्निकली जो है मुजफ्फराबाद इज प्रोबेबली द ओनली एरिया विच वाज पार्ट ऑफ द वैली। बाकी जो है जम्मू का हिस्सा है, लेकिन वो जाहिर है कि पाकिस्तान के पास जो इलाका है उसका नाम एजेके है, उसको आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर कहा जाता है। तो ख्वाजा हम्म। आसिफ का मुझे नहीं समझ आ रही कि उनका आर्ग्यूमेंट क्या था कि भाई सिर्फ कश्मीरियों की बात आपने सुननी है या आपने नाम जो रखा है स्टेट का आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर रखा हुआ है, जम्मू भी उसमें हम्म। शामिल है। हम्म। सो सीटें जो हैं ये सिर्फ कश्मीर की नहीं है, जम्मू की भी हैं कि जम्मू से जो लोग यानी माइग्रेशन करके पाकिस्तान आए उनकी हम्म। सीटें हैं। तो ये तो अजीब बात है ना कि वो कहें जी ये कश्मीरी नहीं है। भाई हम्म। कश्मीरी ना भी हो तो जम्मू के तो हैं ना। नहीं नहीं, मेरा सवाल उसमें ये है सर कि हाँ। जब जो आपके मन की बात ना करे आप उसे एंटी हम्म। नेशनल करार दे रहे हैं ना। जी भाई जी। उनके मन की बात नहीं की जा रही तो वो कह रहे हैं कि तो कश्मीरी ही नहीं है। हम्म। आपके दैट्स सूबे से राइट। आते हैं, आपने जिस सूबे पे कब्जा किया हुआ है वहां से आते हैं, और उनका उनकी दलील ये है कि उन 12 सीटों के माध्यम से आप उनकी पॉलिटिक्स को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है कि जी वहां की पॉलिटिक्स बहुत इंडिपेंडेंट है, वहां जो आपने सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर की पदवी रखी हुई है वो बहुत सारे बहुत ही इफेक्टिव डिसीजंस ग्राउंड पे लेने में सक्षम है, वहां पे पपेट सरकारें आती नहीं है। ये बातें, ये आरोप बार बार लगते रहे, पूरी दुनिया ये बात जानती है। तो ऐसे में ये आइडेंटिटी पे सवाल खड़े करना और वायलेंस, अभी अगर आप बातचीत नहीं करेंगे तो लोग क्या करेंगे? प्रोटेस्ट करने सड़क पर नहीं आएंगे तो क्या करेंगे? पाकिस्तान में और कौन सा तीसरा तरीका है जी कि अगर आप बात ना करें, लोग प्रोटेस्ट ना करें, तो तीसरा तरीका क्या है अपनी बात सुनवाने का? ख्वाजा साहब का ट्रैक रिकॉर्ड जो है ना वो ऐसा ही है कि वो बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स देते हैं और उसकी वजह से फिर ही लैंड्स हिमसेल्फ इन ट्रबल। अप्रैल में आपको याद होगा उन्होंने इसराइल के खिलाफ एक बड़ी सख्त ट्वीट की थी और फिर जब उस पर प्रोटेस्ट हुआ, इजरायली प्राइम मिनिस्टर तक ने प्रोटेस्ट किया, तो फिर वो उन्होंने डिलीट भी कर दी थी। उसमें उन्होंने कहा था कि इसराइल इज अ कैंसर और इसको क्या लफ्ज था उसमें, कैंसर कहा और ब्लॉट ऑन ह्यूमैनिटी, कुछ इस तरह की लैंग्वेज यूज की थी, वेरी स्ट्रांग लैंग्वेज। और उस वक्त की थी जबकि पाकिस्तान वाज होस्टिंग ए डेलीगेशन आने वाला था अमेरिका से भी और ईरान से भी, उससे पहले उन्होंने इस तरह की ट्वीट की थी। तो वो इस तरह की बातें करते रहते हैं। ही शुड रियलाइज दैट ही इज नॉट एन इंडिविजुअल एनी लॉन्गर, ही इज डिफेंस मिनिस्टर। तो डिफेंस मिनिस्टर की बात को किसी ने ये भी कहा कि देखिए हम्म। डिफेंस मिनिस्टर ने जो है ना ये बात प्राइवेट कैपेसिटी में की है कि भाई डिफेंस मिनिस्टर की कैपेसिटी प्राइवेट कैसे हो सकती है। या तो वो रिजाइन कर दे फिर ठीक है भाई, मैं प्राइवेट कैपेसिटी में ये बात कर रहा हूँ। सो व्हेन यू आर डिफेंस मिनिस्टर और इतनी बड़ी बात आप कर रहे हैं तो फिर उसको आप गवर्नमेंट की पॉलिसी से लिंक करके ही देखेंगे ना, उसको कैसे हम्म। सेपरेट कैसे करेंगे। तो हम्म। दैट इज बियॉन्ड माई कॉम्प्रिहेंशन। तो अभी पीओके में क्या चल रहा है? पीओजेके में इस वक्त रिपोर्ट्स तो आ नहीं रही होंगी क्योंकि आपके मेन स्ट्रीम मीडिया से तो पीओके को बाहर ही रखा जा रहा है, और जो लोग बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं जो स्क्रिप्ट आती है रावलपिंडी से। तो ऐसे में आप मुझे एक बात बताएं, आपके पास क्या खबर आ रही है पीओजेके को लेकर? नहीं, वो बड़ा मसला है कि टीवी चैनल्स जो हैं, वो किसी को जर्नलिस्ट मेरे ख्याल में बात कर रहा था कि वो अपने जो उनके रिपोर्टर्स हैं मुख्तलिफ शहरों में कश्मीर के, उनसे फीड नहीं ले रहे। हाँ तो मुझे पता है आई ये मीन बात। तो वो मतलब क्या उनका फिर फंक्शन क्या है
कि अगर आप उनकी फीड नहीं ले रहे, उनसे नहीं पूछ रहे कि भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, तो फिर आप लोगों को अंधेरे में ही रखेंगे ना। तो वन साइडेड इंफॉर्मेशन देंगे तो उससे क्या फायदा होगा। तो इसको ओपन अप करना चाहिए। जो जर्नलिस्ट हैं वहाँ पे इतने अरसे से जो काम कर रहे हैं, जो वहाँ के हालात को समझते हैं, ताकि फिर नुकसान ये भी तो होता है ना, फिर अफवाहें ज्यादा फैलती हैं। फर्ज करें कि 10 लोग मरे हैं, तो अफवाह अगर फैल जाए कि जी 20 लोग मारे गए, 30 मारे गए, 40 मारे गए, तो फिर आपके पास कोई जरिया नहीं रह जाता। पीपल टेंड टू बिलीव रूमर्स। तो इसलिए बेहतर है कि फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हो। जो वहाँ पे रिपोर्टर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, तो उनको आप सुने, उनकी बात सुने। तो लेकिन आप ये मुझे मेरे एक ख्याल बात में तो बताएं। जी जी जी, बात पूरी कर लें, सॉरी। काउंटर प्रोडक्टिव है मेरे ख्याल में ना, इस तरह की बैन, इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस लगाना मीडिया पे, कि वो हम्म। बात ना कर सकें, वहां वहां से इंफॉर्मेशन ना आ सके। नहीं, मैं एक बात तो समझ ही नहीं पा रही हूँ कि उनको, ये जो प्रोटेस्टर्स हैं, उन्हें टेररिस्ट बताने की या साबित करने की कोशिश क्यों की जा रही है? अपनी मांगों को लेकर सड़क पर आना, ये कहां से टेररिज्म हो गया? अगर प्रोटेस्ट ही नहीं कर सकते और आप उन्हें कम्युनिकेशन ब्लैकआउट कर देंगे। मैं ये भी सुन रही हूँ बलूचिस्तान से लेकर पीओके तक जो महिलाएं हैं और जो बच्चे हैं, उन्हें लगातार टारगेट किया जा रहा है। ये बातें चाहे आप बलोच एक्टिविस्ट से बात कीजिए या पीओके एक्टिविस्ट से बात कीजिए, कोई भी रिपोर्ट पढ़ी, और ये मैं भारत की मीडिया की रिपोर्ट्स की बात नहीं कर रही हूँ, ये मैं आपके फॉरेन मीडिया की रिपोर्ट्स की बात कर रही हूँ। मेरे तो सुनने में ये तक आया कि फॉरेन ब्रॉडकास्टर्स के जो रिपोर्टर थे, जिन्होंने सच्चाई दिखाने की कोशिश की, आपकी इस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें भी बुलाकर वॉर्न किया, उन्हें भी बुलाकर धमकाने की कोशिश की। तो एक बात बताएं, महिलाओं और बच्चों को टारगेट करना, पूरे तरीके से कम्युनिकेशन का ब्लैकआउट कर देना, मोबाइल सर्विसेज का, इंटरनेट सर्विसेज का, भाई ये मेडिसिन लोगों तक ना पहुंचने देना, आटा लोगों तक ना पहुंचने देना, फ्यूल लोगों तक ना पहुंचने देना, ये सब क्या है? ये जाती है ना। आपको पता है कि जो 4 लीडर्स हैं एक्शन कमेटी के, उनकी उन गिरफ्तारी पे पे इनाम है। 1-1 करोड़ रुपए का इनाम अनाउंस किया गया। आई मीन दैट इज वेरी स्ट्रेंज, कि अगर आप बातचीत से मसला हल करना चाहते हैं तो फिर आप उस ऑर्गेनाइजेशन पे बैन लगा रहे हैं, फिर उनकी गिरफ्तारी पे आप 1-1 करोड़ का जो है इनाम अनाउंस कर रहे हैं। तो किस तरह से आप हालात को खराब कर रहे हैं। अगर आप इनको ठीक करना चाह रहे हैं तो दिस इज नॉट द वे। यू हैव टू हम्म। हैंडल इट थ्रू पॉलिटिकल मीन, थ्रू डायलॉग, डिस्कशन। और उनको थोड़ा सा सेंस ऑफ बिलोंगिंग दें, उनको थोड़ी सी अहमियत दें, कि अगरचे उनके मुतालबात गलत भी हैं तो भाई नेशनल टीवी पे लाएं उनको, आप एक्सपोज कर दें। सो दैट्स वेरी सिंपल। तो आप उनको टेररिस्ट डिक्लेयर करें, उनकी ऑर्गेनाइजेशन को बैन कर दें, उनकी गिरफ्तारियों पे आप बूटी लगा दें, रिवॉर्ड दें, तो क्या मतलब, दैट इज टोटली बियॉन्ड माई कॉम्प्रिहेंशन, कि क्या करना क्या चाहते हैं नहीं, लेकिन क्या ये पैटर्न पूरे पाकिस्तान में नोटिस नहीं किया जा रहा? यही हम सुनते हैं बलोच एक्टिविस्ट से भी, कि भाई लोग गायब कर दिए जाते हैं, लोगों को जेल में भर दिया जाता है, बच्चों और महिलाओं पर जुल्म किया जाता है, इंटरनेट मोबाइल सर्विसेज सस्पेंड कर दी जाती हैं, मीडिया को कंप्लीटली, मीडिया का कोई रिपोर्ट्स वहां से जेन्युइन रिपोर्ट्स नहीं आने दी जाती हैं। यही हम केपीके में सुनते हैं, सिंध में भी सुनते हैं, अब ये हम पीओके में भी सुन रहे हैं इस वक्त, क्योंकि ये पाकिस्तान को सूट नहीं करता है। नहीं, मैं यही बात कर रहा हूँ ना जी, कि मीडिया को अगर आप स्टाइफल करेंगे, उसका गला घोंटेंगे, तो उससे फायदा नहीं होता कुछ। हालात खराब होते हैं, उससे ठीक नहीं होते। तो वही मैं बात बार बार कर रहा हूँ कि हम अपनी गलतियों से सीखते नहीं हैं अनफॉर्चुनेटली। ईस्ट पाकिस्तान से अगर हमने सीखा होता तो हम बलूचिस्तान में जो गलतियां की, जो केपीके में की, जो अब एजेके में कर रहे हैं, तो नहीं कर रहे होते। तो तालिबान का भी अब देख लीजिए कि हमारे एक मेजर जनरल थे, वो इंटीरियर मिनिस्टर भी रहे, गवर्नर भी रहे खैबर पख्तूनख्वा के, नसीरुल्लाह बाबर। तो उन्होंने कहा था ये मेरे बच्चे हैं। तो इस पे अब कोई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, कोई कमेटी बने कि यार हमारी पॉलिसी क्या रही है तालिबान के हवाले से, क्यों हम बेवकूफ़ बनते रहे। बहुत सारे लोग थे जो कहते थे कि अफगान तालिबान और पाकिस्तानी तालिबान में कोई फ़र्क नहीं, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारे लोग थे वो कहते नहीं नहीं, अफगान तालिबान बहुत अच्छे हैं, पाकिस्तानी तालिबान जो है ना वो ख़राब हैं। तो वी हैव बीन लिविंग इन डिल्यूजन्स, कि हमने अपने खुद ही वो फर्ज कर लिया कि नहीं नहीं नहीं, ये बड़े अच्छे हैं, ये बड़े बुरे हैं, गुड तालिबान वर्सेस बैड तालिबान। तो इस तरह के मसले मसाइल में हम जो है
अपनी रैशनैलिटी का इस्तेमाल नहीं करते, अपनी सैनिटी का इस्तेमाल नहीं करते, कि क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स का इस्तेमाल नहीं करते कि यार इनको देखें कि हमने अफगानिस्तान में पहले जो थे गवर्नमेंट थी, अशरफ गनी की गवर्नमेंट थी, उससे पहले हामिद करजई की गवर्नमेंट थी, वो प्रोग्रेसिव लोग थे, लेकिन हमने उनको अप्रिशिएट नहीं किया, उनको यही कहते रहे कि नहीं नहीं ये दहशतगर्दी करवा रहे हैं पाकिस्तान में। तो अब आप प्रो प्रो पाकिस्तान गवर्नमेंट थी, बड़े खुश थे हम, बड़ा जश्न मनाया गया कि जब तालिबान आए, लेकिन वो भी हमारे गले पड़ गया। तो इतना प्रोपेगेंडा उस वक्त नहीं होता था अशरफ गनी के ज़माने में या हामिद करजई के ज़माने में जितना अब है। इस तरह की जंग तो हमारी नहीं होती थी उनके साथ जिस तरह की अब हुई है, झड़पें हुई हैं, जो प्रॉब्लम्स हुए हैं, बॉम्बिंग हुई वहाँ पे। तो बात वही है फिर कि भाई अपनी गलतियों से सीखिए, रैशनल तरीके से पॉलिसीज बनाइए, और डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियन जो है उसको इनकरेज कीजिए, उसको सप्रेस ना कीजिए। उससे फायदा होता है, नुकसान नहीं होता। आप अगर कोई गलती कर रहे होते हैं, उसको पॉइंट आउट करते हैं लोग, आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। अगर आप बैन लगाएंगे, रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे, तो फिर यू विल नॉट हैव एनी चांस ऑफ कोर्स करेक्शन। हम्म। अ, अभी आप कह रहे थे ना, मुझे लगता है कुल मिला के जो मुझे सूट करता है वो वाली अप्रोच है। जब तक पाकिस्तान को सूट करता है तब तक वो गुड है, जब पाकिस्तान को सूट ना करे तब वो टेररिस्ट है। अब यही चीज हमने देखी थी। अब ख्वाजा आसिफ को ही देख लें, अगर जो आपके डिफेंस मिनिस्टर हैं, अभी मेरे ख्याल से जो लड़ाई हुई ईरान की और इसराइल यूएस की, उसके मेरे ख्याल से 10 दिन पहले वो कह रहे थे कि अमेरिका ने हमें टॉयलेट पेपर की तरह यूज करके फेंक दिया। हमने तारीख से कुछ नहीं सीखा। और कितने दिन लगे, कितने दिन हम्म। लगे पाकिस्तान को वापस जाकर अमेरिका के पांव पड़ने में। तो ये तो आपका लंबा इतिहास है कि नेता आके बातें तो करते हैं कि जी हमने तारीख से नहीं सीखा, तारीख से नहीं सीखा, लेकिन फिर भी वो सीखते तो है ही नहीं सर। कहाँ सीखते हैं? दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि बातें करते हैं कि हमें तारीख से सीखना चाहिए, और कुछ लोगों ने इस तरह की बातें की भी हैं। मसलन बेनज़ीर भुट्टो ने ये की थी कि जब 71 का क्राइसिस जो है वो शुरू हुआ, तो मैं हार्वर्ड में थी, और वहाँ पे एक बहुत मशहूर प्रोफेसर था, तो उसने बड़े हॉल में कोई फंक्शन था, तो उसमें उसने पाकिस्तान के ह्यूमन राइट्स वायलेशन को क्रिटिसाइज किया। तो मैं जज्बाती हो गई, मैं खड़ी हो गई और मैंने कहा कि प्रोफेसर यू आर रॉन्ग। और आज मुझे एहसास है कि मैं गलत थी, वो प्रोफेसर सही था। बहुत अरसे के बाद उन्होंने ये माना। तो इसी तरह से इमरान खान ने भी माना कि हमने बंगालियों के साथ ज्यादती की। उस वक्त नहीं था इनको एहसास कि हम गलती कर रहे हैं, हम उनको उनका हक नहीं दे रहे। तो सवाल ये है कि क्या आज हम जो पॉलिसीज बना रहे हैं, क्या उससे कुछ सीख के बना रहे हैं या उससे नहीं सीखा हमने। तो इवन सोशल मीडिया में जो बहुत सारे हम्म। सेंसिबल लोग हैं, बाहर सेंसिबल लोग हैं, वो भी आपको हार्ड लाइन लेते हुए नजर आते हैं ये कश्मीर के इशू पे। तो भाई आप थोड़ा सा डिफरेंट जो क्राउड है उससे डिफरेंट सोच लें, उससे डिफरेंट बात करें, हल की तरफ जाएं। ना कि ये कहें कि जी इनके सर जो है काट दो, इनके घर गिरा दो, इनकी कब्रें यहाँ से निकाल दो। सो आई मीन दैट इज ऑल वेरी वेरी डेंजरस, वेरी काउंटर प्रोडक्टिव। और एक बात तो बताएं, ये कहने वाले पंजाबी होंगे, मेरे मेरे ख्याल में ज्यादातर पंजाबी ही हैं। है ना? पाकिस्तान जी। पंजाबी पाकिस्तानी है ना ये। जी। हाँ, जिन्होंने सबके रिसोर्सेज खा रखे हैं, जो सबसे ज्यादा कंट्रोल करते हैं हर चीज को पाकिस्तान में, फायदा सबसे ज्यादा खाते हैं, उठाते हैं, लेकिन जिनके रिसोर्सेज हैं, जिनके राइट्स हैं, जिनके हुकूक हैं, उन्हीं को दबाते हैं। हाँ, लेकिन कुछ कुछ रैशनल आवाजें भी आपको सुनने को मिल जाती हैं, लेकिन बहुत कम। लेकिन ज्यादातर जो लोग होते हैं ना, वो जो स्टेट का नैरेटिव है उसी को सपोर्ट करते हैं। पंजाब में तो खास तौर पे। सिंध रूरल में जो है सिचुएशन मुख्तलिफ हो सकती है। खैबर पख्तूनख्वा में शायद हाफ हाफ ऑफ केपीके विल बी थिंकिंग डिफरेंटली, इसलिए कि वहाँ पे बाचा खान का, उनके बेटे का कुछ ना कुछ असर मौजूद है, वली खान का। और बलूचिस्तान में कभी भी इस तरह की फीलिंग नहीं रही। तो पंजाब यूनियन में जो है एंटी ना, इंडिया, एंटी एंटी इंडिया इंडिया, यू मीन? एंटी इंडिया कह हाँ। लें, या इस तरह की जो है ना रैश पॉलिसीज के इनको मारो हम्म। ये गद्दार हैं। तो हम्म। पहले हमने बंगालियों को कहा, अब बाकियों को कह रहे हैं। तो इस तरह की जो अप्रोच है,
वो पंजाब में ज्यादा है अनफॉर्चुनेटली। और उसमें भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो ईस्ट पंजाब से आए 1947 में, जिनकी फैमिलीज ने सफर किया। अब मैंने एक एक जर्नलिस्ट का इंटरव्यू किया एक दफा, तो वो बार बार हम्म। यही कह रहे थे कि मेरी फैमिली ने बहुत सफर किया। तो मैंने हम्म। कहा बिल्कुल सही बात है, आपकी फैमिली ने सफर किया होगा, लेकिन हिंदूज एंड सिख्स आल्सो सफर्ड, बट दिस हम्म। डिड नॉट रजिस्टर विद हिम। वो बार बार यही बात कर रहा था कि मेरी फैमिली ने सफर किया, मेरी फैमिली ने सफर हम्म। किया, मुसलमानों ने सफर किया। तो हम्म। ये बात, वो 28 साल का उन्होंने कहा मेरा तजुर्बा है जर्नलिज्म का, इतना सीनियर बंदा है वो। हम्म। लेकिन हम्म। इतनी सिंपल सी बात उनको समझ नहीं आ रही थी कि भाई हम्म। पार्टीशन वाज नॉट वन साइडेड। उसमें मुसलमानों को भी नुकसान पहुंचा, उसमें हिंदुओं और सिखों को भी नुकसान पहुंचा। सो मेनी हम्म। सिख्स वर किल्ड, सो मेनी हिंदूज वर किल्ड। बल्कि अगर आप डॉक्टर इश्तियाक वगैरह की किताब पढ़ें, इवन वो फ्रीडम एट मिडनाइट पढ़ें, जो पार्टीशन पे सबसे पॉपुलर किताब है, जिसका विच हैज बीन ट्रांसलेटेड इनटू सो मेनी लैंग्वेजेस, वो ये कहते हैं, बल्कि हमारे एक चीफ जस्टिस थे, जस्टिस मुनीर, उन्होंने भी ये हम्म। माना कि पंजाब में जो फसादात थे, पहले जो फसादात हैं वो रावलपिंडी के जिले में 1947 में मार्च में शुरू हो गए थे। हम्म। और उसका जो टारगेट थे, उसके गांव में सिखों को ज्यादा टारगेट किया गया, हिंदू भी मारे गए, बट मोस्ट ऑफ द सिख्स वर द टारगेट्स। हम्म। तो इस तरह की जो बातें हैं अनफॉर्चुनेटली हमारी हिस्ट्री में नहीं पढ़ाई जाती, उससे फिर वो बैलेंस्ड अप्रोच पैदा नहीं होती, बैलेंस सिटीजन्स पैदा नहीं होते। एक तरफ तो आप ये हम्म। चाहते हैं कि जी आपको बैलेंस सिटीजन्स हो, इंटरनेशनल हम्म। मार्केट प्लेस में जो compete कर सकें, कोई जाके सेंसिबल बात कर सकें बाहर। तो लेकिन आप जो हिस्ट्री उनको पढ़ाते हैं वो वन साइडेड पढ़ाते हैं। So unless you teach them critical thinking skills, they will not be able to analyze these situations dispassionately. और अगर आप डिस्पैशनेटली नहीं करेंगे तो आप अपने मुल्क का नुकसान करेंगे, किसी और का नहीं करेंगे। अपने ही जो इंटरेस्ट हैं, अपने मफादात हैं, उनको भी आप नहीं समझ पाते, तो इतने जज्बाती हो जाते हैं कि यू शूट योर सेल्फ इन द फुट। इसमें मुझे एक स्टोरी याद आई। कश्मीर में बड़ा नैरेटिव चलाया जाता था जी, अरे बुरहान वानी को साथ बड़ा बुरा हुआ था जी, फलां टेररिस्ट के साथ बहुत बुरा हुआ जी, ऐसा हुआ जी, वैसा हुआ जी। तो मुझे याद है एक कॉन्वर्सेशन, एक बातचीत जो एक कश्मीरी के साथ मेरी थी ऑफ द रिकॉर्ड। तो मैं ऐसे ही उनसे बात कर रही थी और जानने की कोशिश कर रही थी, तो उन्होंने एक बात मुझसे कही थी, वो बात मैं कभी भूली नहीं। उन्होंने मुझसे कहा कि रातों रात लाखों की संख्या में पंडितों को भगा दिया गया। उन्हें अपने घर छोड़कर, सपने छोड़कर, महिलाओं के साथ ज्यादती हुई, बच्चों के साथ बुरा हुआ, पति मारे गए, पत्नियों के भाई छूट गए, बहनें की इज्जत नहीं, बहनों की इज्जत लूटी गई। बोले कितनों ने गन उठा ली, कितनों के हाथ में गन है आज। तो ये मुझे लगता है कि ये जो जस्टिफिकेशन दिया जाता है ना हमारे साथ बुरा हुआ, जैसे अभी आप जिस सीनियर जर्नलिस्ट की बात करें, कोई उनको समझाए ना, कोई उनको समझाए, अगर वो जर्नलिज्म करते हैं तो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा करें, पता करें कि कितनी बड़ी संख्या में हिंदूज रेफ्यूजी बन गए थे, कितनी बड़ी संख्या में सिखों के साथ सिखों का मर्डर हुआ, कितनी सारी महिलाओं ने एक साथ जान दी है अपनी अपनी इज्जत को बचाने के लिए। ये तो बाकायदा अकाउंट्स है, नैरेटिव, ये पढ़ने चाहिए, नैरेटिव नहीं है, अकाउंट्स हैं जो अलग अलग किताबों में लिखे गए हैं। तो मतलब ये किस तरह की साइकी, किस तरह की मानसिक अप्रोच दिखाने की माइंडसेट जो है, ये किस तरह का है। मैं आपसे जब बात करी, मुझे पूरा यकीन है बहुत सारे लोग मुझसे कहेंगे कि शकील साहब पाकिस्तान में बैठ के ये बात कर रहे हैं। तो मुझे ये बताएं कि ये जो एक माहौल बनाया जाता है जी, पाकिस्तान में तो बहुत प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी तारीफ होती है, जयशंकर की बड़ी तारीफ होती है जी, ये होता है वो होता है। कुछ युवा यूट्यूबर्स हैं आपके जो यही साबित करने में लगे रहते हैं कि भाई इंडिया, क्योंकि इंडिया की ऑडियंस उनको चाहिए, तो वो यही साबित करने में लगे रहते हैं कि भाई इंडिया को तो बहुत अप्रिशिएट किया जाता है। कैरेक्टर भी क्रिएट कर दिया था उन्होंने आबिद अली। तो मैं आपसे ये जानना चाह रही थी, वो सेंटिमेंट ईमानदारी से बताइएगा सर, कितना ग्राउंड पे एग्जिस्ट करता है जिसके माध्यम से यहाँ बरगलाया जाता है इंडियंस को। तो मेरा ख्याल है कि वो कोई वाइड स्प्रेड नहीं है, एक लेवल पे थोड़ा सा है लोगों में कि इंडिया आगे निकल गया। खास तौर पे जब वो चंद्रयान मिशन हुआ, तो उस तरह हम्म। की बातें लोगों में आती हैं, लेकिन वो हम्म। कोई बहुत सस्टेनेबल फीलिंग नहीं होती। एक लम्हे के लिए हो सकता कोई कहे यार इंडिया ने देखे कामयाबी हासिल कर ली,
लेकिन हम्म। दूसरे ही लम्हे वो बिल्कुल दूसरी बात कर देगा। तो हम्म। कोई सस्टेन जिसको कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, वो वाली बात नहीं है। तो हम्म। अगर कोई यूट्यूबर इस तरह से पॉपुलैरिटी के लिए करता है, तो मेरा ख्याल है कि वो ही और शी इज नॉट टेलिंग द होल ट्रूथ। बाकी आपने जो बात की ना, जो औरतों ने जाने दी, वो हमारे एक दोस्त हैं सज्जाद अजहर, ही इज अ सीनियर जर्नलिस्ट एंड रिसर्चर। उन्होंने इस पे काफी काम किया है कि रावलपिंडी ही के एक जिला में, एक गांव में ये हुआ था कि कोई 90 के करीब सिख खवातीन ने कुएं में कूदकर जान दी थी। तो जी। दैट इज वेरी हार्ट रेंडिंग। तो जी। वही बात है कि हमारे यहाँ जो लोग हैं, वो अकाउंट एग्जैक्टली मैं उसी अकाउंट की बात कर रही जी, थी। तो हमारे एग्जैक्टली उसी यहाँ अकाउंट की बात कर हमारे रही यहाँ थी। जो है लोग दूसरी तरफ की बात करते हैं कि जी मुसलमान औरतों ने जाने दी। तो भाई, जो सिख औरतों ने जाने दी उसका भी तो जिक्र करो। दैट इज जो हिंदू वाई। औरतों ने जाने दी हाँ, उनका भी तो जिक्र करो। एग्जैक्टली exactly। तो उसी से बैलेंस्ड अप्रोच पैदा होगी। अगर आप वन साइडेड स्टोरी सुनाएंगे तो फिर वन साइडेड सिटीजन ही पैदा होंगे। फिर आप गिला ना करेंगे जी हमारे बच्चे एक्सट्रीमिस्ट हो रहे हैं, हमारे लोग एक्सट्रीमिस्ट हो रहे हैं। तो जो आप पढ़ाएंगे वो उसी की प्रोडक्ट होगा ना, अगर आप तो उनको यानी आप क्रिटिकल मुझसे, थिंकिंग। जी जी बिल्कुल, जी। तो आप मुझसे ये कह रहे हैं शकील साहब, बहुत ही ये जो बरगलाया जाता है दिखा के कि जी मोदी जी की तारीफ, जयशंकर साहब की तारीफ, फलाना मिनिस्टर की तारीफ, डोवल साहब की तारीफ, ये जो वीडियोस खूब वायरल किए जाते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, वो सिर्फ पैसा कमाने का और बरगलाने का एक माध्यम है। ब्रॉडली ये सेंटिमेंट पाकिस्तानी आवाम में नहीं है, भारत के लिए उस तरह का सेंटिमेंट नहीं है। दूसरा, मैं आपसे ये भी जानना चाह रही थी, आप पाकिस्तान में हैं, आप क्रिटिकल बातें कह रहे हैं, आप क्रिटिसाइज करें अपनी गवर्नमेंट को। कई सारे लोग कहेंगे जी ये पाकिस्तान में नहीं होंगे, लेकिन ये आपकी लाइफ को डिफिकल्ट तो जरूर बनाता होगा। कभी आपको अभी तक कॉल आया कि नहीं आया कि आप इस तरह की बात ना करें, आप ऐसे ना बोला करें, आपने कैसे बोल दिया, आप ये बंद कर दे? अभी तक हुआ है या अभी इस शायद तरह इस के वीडियो के बाद आ जाए? इस तरह के मसले मसाइल तो होते रहते हैं। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं अपनी बात रिस्पॉन्सिबल तरीके से रखूं, रेफरेंस के साथ, एविडेंस के साथ रखूं, तो ताकि उससे कुछ पॉजिटिव चीज जो है वो लोगों को समझ आए। तो आई डोंट मेक रैश स्टेटमेंट्स, आई डोंट मेक इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स। तो एकेडमिक तरीके से कोशिश करता हूँ बात करने की, जिस चीज का एविडेंस ना हो वो मैं नहीं करता। तो बहरहाल और लोग भी हैं जो बातें कर रहे हैं। उम्मीद ये करनी चाहिए कि ऐसे लोगों की तादाद ज्यादा हो, और पाकिस्तान जो है वो रिस्पॉन्सिबल तरीके से, रैशनल तरीके से अपनी पॉलिसीज बनाए जिससे उसको फायदा हो। इंडिया को भी जाहिर है फायदा होगा, उसके गरीब आवाम को। हमारे जो है प्रॉब्लम्स इंडिया से शायद ज्यादा हैं इस लिहाज से कि हमारे यहाँ 27 मिलियन बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। 40% ऑफ आवर चिल्ड्रन आर फेसिंग स्टंटेड ग्रोथ। तो इस तरह के जो मसाइल हैं इंडिया में मेरे ख्याल में नहीं है। तो वी हैव अ बिगर प्रॉब्लम, अ बिगर चैलेंज। तो हमारा ज्यादा स्टेक होना चाहिए पीस में और इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात में। तो ये फीलिंग जो है मेरे ख्याल में ज्यादा जरूरत है हमें, बजाय लड़ाई झगड़े के और अ, किसी तरह से जो है ताल्लुकात को खराब करने में। लेकिन उसके बाद सवाल ये होगा ना कि आपके फील्ड मार्शल सेल्फ प्रमोट कैसे कर पाएंगे? फिर तो वो सवाल खड़ा हो जाएगा भाई, आपकी फौज का सर्वाइवल पे सवाल आ जाएगा, क्योंकि वो तो कश्मीर कश्मीर ना करे अगर, तो फिर वो दूध की इंडस्ट्री कौन कौन सी पता नहीं कहाँ कहाँ, हर काम तो आपके यहाँ फौज करती है। हमारे यहाँ तो खैर बोलना चाहिए कि हमारी फौज को अपना दायरा पता है, गुडविल काम करते हैं वो, और बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करने के अलावा अपने लिमिट्स उनको पता है ना, वो कभी क्रॉस करते हैं ना कभी डेमोक्रेसी में वो इंटरफेयर करते हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया शकील चौधरी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो आप प्लीज आपके, फील हाँ, फ्री टू ऐड। आपने वो पढ़ी होगी, स्टेटमेंट देखी होगी, हमारे एक मिलिट्री ऑफिसर ने कहा था कि इंडिया की जो आर्मी है ना वो पॉलिटिसाइज हो गई है या हो रही है। ये देखी आपने स्टेटमेंट? वो तो मैं आपके हवाले से तो मैं अपनी आर्मी के बारे में बहुत कुछ पढ़ती सुनती हूँ सर। हाँ हाँ। तो व्हाट ओके। डज पॉलिटिसाइजेशन ऑफ एन आर्मी मीन? बहरहाल वो इस तरह की स्टेटमेंट थी कि भाई नहीं नहीं, इट व्हाट इज डज नॉट अ, इट इज पॉलिटिसाइजेशन ऑफ आर्मी इट मीन? इज कि कोई इट लीडर्स इज आके बैठ रहे हैं वहां पे? उसमें जो भी था मेरे ख्याल में कोई आर्मी चीफ थे, कौन थे, कहीं गए थे किसी रिलीजियस इवेंट पे या कुछ क्या था, कुछ
प्राइम मिनिस्टर का भी था कि नेवी वाले उनको लेके आप गए मुझे अंडर एक सी। बात तो बताएं सर, एक बात तो बताएं, आपके यहाँ तो जो फेक मार्शल है वो तो हाफिजे कुरान बताते फिरते हैं खुद को, तो वहां पर किसी को प्रॉब्लम नहीं आती है, वहां पे कोई सवाल नहीं उठाता है। और यहाँ पे पॉलिटिसाइजेशन, अगर मैं मतलब ये एक तरीके का मुझे लगता है प्रोपेगेंडा है कि आप एक इंस्टीट्यूशन को और ये एक्चुअली आपकी तरफ से ज्यादा चलाया जाता है। हमारे यहाँ आर्मी का रोल वेल डिफाइंड है, और वो मुझे कोई भी एक इंसिडेंट, मतलब मैं बहुत प्राउडली ये बात बोल सकती हूँ, एक इंसिडेंट, एक एक छोटी सी भी बात याद नहीं आती है जब हम ये कहें कि आर्मी ने अपनी अपने ब्रीफ को एक्सीड किया है। एक एक छोटा इंसिडेंट भी याद नहीं आता है। तो खैर क्रिटिसाइज तो किया जाएगा। अब पाकिस्तानी, मैं ये तो एक्सपेक्ट नहीं करती कि पाकिस्तानी इंडियन आर्मी की शान में कसीदे पढ़ेंगे और कहेंगे जी वाह क्या है इंडियन आर्मी। तो वो मेरे एक्सपेक्टेशन नहीं है। हमारी आर्मी है, हम रिस्पेक्ट करेंगे, आप भी अपनी आर्मी को रिस्पेक्ट करेंगे, लेकिन दोनों का दायरा ही आप कंपेयर करके देख लें। दोनों के काम करने का तरीका आप देख ले। आपने नहीं सुना होगा कि यहाँ पे फलाना प्राइम मिनिस्टर को हटा के फलाना जनरल ने टेक ओवर कर लिया, और फिर जो प्राइम मिनिस्टर था उसको जेल में डाल दिया और 3 बार तख्ता पलट कर दिया, और उसके बाद उसको गद्दार साबित कर दिया, फिर उसकी वापसी करा दी, फिर उसका भाई प्रधानमंत्री बन जाए। ये सारा इंडिया में होता नहीं है। तो आई रिस्पेक्ट देम, एंड आई डोंट एक्सपेक्ट पाकिस्तानी फौज टू सिंग प्रेजेस फॉर द इंडियन आर्मी। अच्छा, आपने ये देखा होगा कि कुछ मिलिट्री ऑफिसर्स, पाकिस्तान के मिलिट्री ऑफिसर्स की इंडियन मिलिट्री ऑफिसर्स ने तारीफ की, और मेरा ख्याल है कर्नल शेर सिंह का भी वही है, कारगिल में जो थे। तो उस पे एक इंडियन ने कहा था कि वो हमारा दुश्मन तो था लेकिन वो ही फॉट वेरी ब्रेवली, और उसको अवार्ड मिलना चाहिए, एंड ही गॉट द अवार्ड, यू नो दैट। और भी इस तरह की मिसालें मिल जाती हैं। सर मैं एक बात बोलूंगी, आपने कभी इंडियन आर्मी को, पाकिस्तानी आर्मी को के साथ के बारे में अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए देखा सुना नहीं होगा? ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं होगा। इनफैक्ट इनफैक्ट कारगिल में जब आपकी फौज ने अपने सोल्जर्स को बरियल देने से मना कर दिया था, तब इंडियन आर्मी ने उन्हें बरियल दिया था। जब आपकी फौज ने ऑन नहीं किया था और बाद में वो एडमिशन आया, तब इंडियन आर्मी ने बरियल दिया था। तो ये है इंडियन आर्मी, और इसके लिए मैं उनको रिस्पेक्ट करती हूँ। और मैंने पहले भी कहा कि उनका तरीका जुदा है, डिसिप्लिन, ग्रेस, डिग्निटी, सब। वो उसके बारे में मैं जितने शब्द कहूंगी कम पड़ते हैं, और फौज के लिए बहुत सम्मान है, इस पे किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। और हमारे यहाँ 1971 फौज में, जी जी, 71 में जो आपके आर्मी चीफ थे, उन्होंने भी तारीफ की कि वो फलां ऑफिसर ने बड़ा ब्रेवली लड़ा। और एक और बात, वो 72 में मेरा ख्याल है आए थे पाकिस्तान, और उन्होंने गवर्नर हाउस में एक माली ने, गार्डनर ने अपनी पगड़ी उनके पाँव में रख दी। उन्होंने खुद ये बयान किया है किसी इंटरव्यू में ना। तो उन्होंने कहा क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, उठाओ इसको, उठाओ उसको, क्या हुआ है। तो उसने कहा जी मेरा बेटा जो है ना वो पीओडब्ल्यू है इंडिया में, एंड ही स्पीक्स हाईली ऑफ यू, कि आप हमारा बहुत ख्याल रखते हैं, और अब हम जो है कभी हिंदू से नफरत नहीं करेंगे। तो उस माली के ये अल्फाज थे, गवर्नर हाउस में जो काम करता था। तो सैम मानिक शाह की काफी मेरे ख्याल में इस लिहाज से एक उनकी पॉजिटिव इमेज है पढ़े लिखे लोगों में कम से कम। दैट्स इंडियन आर्मी। Yes. they really uphold very high moral values। इसके लिए मैं उनका सम्मान करती हूँ। मैंने कभी हमारे फौजियों को, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, अपशब्दों का इस्तेमाल करते नहीं देखा है। और उन्हें उन्हें पता है कि उन्हें कहाँ लड़ना है, कैसे लड़ना है। उसके लिए उन्हें किसी अदिति त्यागी या किसी के ना तो डिफेंस की जरूरत है, ना उन्हें किसी से सीखने की जरूरत है। उनके अपने स्टैंडर्ड्स हैं, एंड आई थिंक दे लिव अप टू दो स्टैंडर्ड्स। तो हैट्स ऑफ टू देम। अच्छा लगा चले, कि लेट्स आपने, लेट्स लेट्स होप के दोनों आर्मीज में, दोनों मुल्कों के अवाम में भी कोई सैनिटी प्रिवेल करे, और हम जो है
अमन के रास्ते सर पे चल पड़े। सैनिटी तो प्रिवेल कर जाए, इस पे मैं आपसे एक बात कहूंगी सर, हम्म। सैनिटी तो प्रिवेल कर जाए, हम्म। लेकिन दिक्कत जाने क्या है ना, हर बार जब इंडिया ने आपसे बात किया है तो हमारे यहाँ खून बहा है सर। इसीलिए जो अभी आप देखते हैं ना कि कोई बातचीत नहीं होती, आज आप इसीलिए कोई बातचीत नहीं होके अगर हमारे यहाँ कोई टेररिस्ट अटैक नहीं होता है तो आई डोंट थिंक एनीवन शुड हैव अ प्रॉब्लम विद दैट। दोस्ती, यारी, अमन, शांति अच्छी बात है, लेकिन वो तभी हो सकती है कि जब वो किया जाए। आपके यहाँ आप खुद से ये बताएं, जब जब बात हुई क्या खून नहीं बहा? एक बार हो तो गलती है, दो बार हो तो चलो फिर भी माफ कर दिया जाए, लेकिन बार बार हो तो वो गलती नहीं, वो आदत है। लेकिन अदिति और अभी आपने कहा था कि तारीख से जी। सबक लेना चाहिए। सो फार आई एम हैप्पी कि हम्म। हमारी गवर्नमेंट ने सबक लिया है, और ये सबक जरूरी है, और ये सबक आम हिंदुस्तानियों को भी याद रखना चाहिए। लेकिन आप आप उन पाकिस्तानियों को क्या कहेंगे जो आजकल ये आर्ग्यूमेंट देते हैं कि जी पाकिस्तान में जो गड़बड़ है उसके पीछे इंडिया है, बलूचिस्तान में या केपीके में, और वो कोट तो सर करते हैं जी कि मैं समझ अजीत गई, मैं समझ अजीत गई। हाँ, अजीत दोवल हाँ। ने 2014 में, आई थिंक ही वाज हम्म। स्पीकिंग एट अ यूनिवर्सिटी, तो उसमें हम्म। उन्होंने कुछ इस तरह की बात की थी कि हमें भी पाकिस्तान में ट्रबल फोमेंट करना चाहिए। यू रिमेंबर हम्म। दैट स्पीच? व्हाट डिड ही से एग्जैक्टली? नहीं नहीं, आई डोंट, उन्होंने जो भी बोला हो, आई कांट रिकॉल वर्ड बाय वर्ड, और जो जो चीज मैं वर्ड बाय वर्ड कोट नहीं कर सकती उसको उसको हम्म। मैं नहीं बोलूंगी। आप मुझे अगर स्टेटमेंट बोलते निकाल के रखने के लिए तो मैं हम्म। जरूर निकालती। बट द पॉइंट इज बट द पॉइंट इज आपने मुझसे पूछा भारत के रोल के बारे में, तो मैं तो इंडियन की बात ही नहीं करूंगी, मैं बात करूंगी फजलुर रहमान की, जो कि आपके नेता है, केपीके से आते हैं। हम्म। उन्होंने आपकी पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि भैया कब तक हम्म। इंडिया के पीछे छिपते रहोगे? तो आई थिंक मुझे अब इस पे आपका नेता खुद से कह रहा है कि भाई कब तक, आप खुद कह रहे हैं कि बात नहीं हो रही है, और हम्म। आपके नेता कह रहे हैं जब बात नहीं हो रही, लोग सड़क पर आ रहे हैं तो जी ये वायलेंस कर रहे हैं। अब इसमें इंडिया कहां से आ गया? इसमें इंडिया कहां से आ गया? भाई आप तो दुनिया भर में ढिंडोरा, वैसे भी आप तो दुनिया हम्म। भर में यही ढिंडोरा पीटते हैं ना, आपकी फौज, भाई हम तो इतने सक्षम है, हमने इंडिया का ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। तो फिर भारत कहां से आ गया इसमें? भाई या तो आप वहां गलत हैं या तो आप यहाँ गलत हैं, दोनों जगह तो आप राइट नहीं हो सकते। तो तो अदिति पहले जी इसका, पाकिस्तान इस मैस को क्लियर करे, पहले डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक वैल्यूज और आम लोग जो होते हैं उनके राइट्स को रिस्पेक्ट देना सीखे, तो उसके बाद ये बात हो सकती है। आपके ख्याल में क्या है आगे बढ़ने का रास्ता? कि क्या ऐसी कोई ऑफिशियल अनऑफिशियल कोई ऐसी कमेटी बन सकती है जिसमें 10 इंडियन हो, 10 पाकिस्तानी हो, चाहे वो स्टेट से अलहदा हो, तो वो कुछ आपस में कुछ सिलसिला करें, कुछ सजेस्ट करें, कुछ रिकॉर्ड कीपिंग करें कि किसने क्या किया, किस तरह से किस तरह के बयानात आए, किस तरफ से किस तरह के बयानात आए, इस तरह का कुछ हो सकता है क्या? व्हाट इज द वे आउट? डू यू सी देखिए लाइट एट साहब, द एंड ऑफ द टनल? कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता? हैव यू गिवन अप आई एम सो कंप्लीटली? सॉरी टू से, आई एम सो सॉरी, मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ, मेरा इस पर बहुत ही पेसिमिस्टिक व्यू है। मैंने हमने अपने फौजी खोए हैं, हमने अपने सिविलियंस को खोया है, और दूसरी बात, ये मेरा एक्चुअली प्रेरोगेटिव नहीं है, ये मेरा, आई एम नोबडी टू डिसाइड दैट, आई एम नोबडी। और जैसे कि मैंने कहा कि इंडियन आर्मी अपनी ब्रीफ एक्सीड नहीं करती, मुझे पता है कि मैं हालात के बारे में बात कर सकती हूँ, क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को करना है, उनके पास अपने एडवाइजर्स हैं, एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, दे आर फार मोर केपेबल, दे आर फार मोर इन्फॉर्म्ड देन अ जर्नलिस्ट लाइक मी। सो आई लीव दिस टू देम कि वो क्या करना चाहते हैं, उन्हें क्या सही लगता है। लेकिन जितना खून मैंने देखा है बहते हुए, और कश्मीर में मैं जितना गई हूँ, और मैं रोज झूठ और फरेब की जो स्टोरीज जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट को लेकर उधर से देखती सुनती हूँ, आई एम सॉरी टू से, पर वो मुझे कोई होप नहीं देता, इट डजंट लीव गुड टेस्ट, और मुझे एक बार भी ये फीलिंग नहीं आता कि भाई हाँ इन लोगों से बात करनी चाहिए। हम्म। भाई बात आप तब कर सकते हैं जब सम्मान हो। आज मैं आपसे इसलिए बात कर पा रही हूँ क्योंकि आप मेरी कंट्री के खिलाफ प्रोपेगेंडा नहीं चला रहे हैं। द मोमेंट यू स्टार्ट रनिंग प्रोपेगेंडा, दिस कॉन्वर्सेशन विल नॉट हैपन।
So the conversation can happen when I'm safe. The conversation can happen when there is respect. And the conversation can happen, एक बार हो जाएगा, लेकिन आप मुझे बार बार बैक स्टैप करते रहेंगे, तो the conversation will not happen. I hope you would agree with me. या आई एग्री विद यू। और मैं चाहूंगा कि किसी पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम ओपिनियन वाले बंदे से भी मैं आपकी डिस्कशन करवाऊं। तो आई मे नॉट बी रिप्रेजेंटिंग मेन स्ट्रीम पाकिस्तानी ओपिनियन, तो वो ज्यादा ज्यादा मीनिंगफुल होगा। तो लेट्स होप दिस पर्सन एग्रीज। मैंने किसी से की है, रिक्वेस्ट की है कि भाई आप जी आइए जी मेरे ठीक है, चैनल पे। उसमें जी कोई या जी मुझे किसी तरह के डिबेट से कोई दिक्कत नहीं है, बट ऑल आई एम ट्राइंग टू से, क्योंकि आपका क्वेश्चन ये था कि भारत को बात करनी चाहिए, तो मुझे नहीं लगता पाकिस्तान ने ऐसा कुछ किया है। एक बात बताए, हाफिज सईद, मसूद अजहर, सैयद सलाउद्दीन और हाफिज सईद कोई ऐसा नहीं है भारत का मोस्ट वांटेड है खाली। हाफिज सईद इज यूएन डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट। यूएस हैज इनाम ऑन हिम। तो आप दे दीजिए हाफिज सईद को, भारत को आपकी फौज दे दे, आप पाकिस्तान की गवर्नमेंट दे दे, तब माना जाएगा कि भाई आप टेररिज्म के खिलाफ अपनी लड़ाई को लेकर सीरियस है। बट आप मेरे यहाँ टेररिस्ट भेजेंगे और ऊपर से शुगरी और मीठी मीठी बातें करके मुझे बैकस्टैप करेंगे, तो नहीं चलेगा ना सर। ये बोला था ना, गोली और बोली और गोली दोनों साथ साथ नहीं चलेंगे। तो बस वही है, बोली और गोली तो साथ साथ नहीं चलेगा। चलें, खून और पानी भी साथ साथ नहीं भाई। लेट्स कंटिन्यू दिस डिस्कशन। तो थैंक यू सो मच। आपने मेरा इंटरव्यू ज्वाइन किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। आई एम सॉरी मेरी बहुत सी बातें आपको पसंद नहीं आई होंगी, लेकिन आई एम श्योर यू डोंट वांट टू प्लीज मी, आई डोंट वांट टू प्लीज यू। We represent our professions. Our opinion is formed by our journey, our experiences, our body of work. तो मैंने आपसे एक ईमानदारी से बात करने की कोशिश की, और जो मुझे उचित लगा एक अपनी लिमिटेड इंडिविजुअल कैपेसिटी में, वो मैंने आपसे शेयर किया। बिल्कुल ठीक। और ये मेरे ख्याल में ये जारी रहना चाहिए, ताकि जो चीजें गवर्नमेंट के लेवल पे नहीं हो सकती, सिटीजन्स के लेवल पे, कंसर्न सिटीजन्स के लेवल पे कुछ हो। तो लेट्स होप। कैसे होंगी, एक बात बताएं आप मुझे। आप हाफिज सईद से बोल सकते हैं क्या कि मत भेजो टेररिस्ट इंडिया? आप बोल सकते हैं सर? बताइए आप। चलिए आज मैं आप ही से पूछती हूँ, आप बोल सकते हैं? मैं ये बहुत सुनती हूँ कि पाकिस्तानी और भारतीयों को कनेक्ट करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। आप मुझे बताइए, आप बोल सकते हैं हाफिज सईद को, मसूद अजहर को आप बोल सकते हैं? मसूद अजहर की नहीं, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। हाफिज सईद को तो अब मेरे ख्याल 35 साल की सजा हो चुकी है। अरे सर एक बात बताए ना, फिर भी वो जेल में रहता है। कहाँ रहता है? आईएसआई के प्रोटेक्शन में रहता है। ये मैंने कमर चीमा साहब से पूछा था कि अरे सर अब आप तो वेयर इज हाफिज सईद। तो 3-4 दफा मैंने पूछा है मुख्तलिफ शोज में, तो उन्होंने बताया नहीं। और मैं उनसे यही कहता हूँ कि यू आर अ वेल इन्फॉर्म्ड पर्सन, तो आप हमें बताएं कहाँ पे हैं वो। तो वो ही हैज नॉट बीन वेरी फोर्थकमिंग ऑन दिस स्कोर। तो मैं आपसे वही कह रही हूँ कि हमारी और आपकी कोशिश तभी रंग ला सकती है सर, जब टेररिज्म रुकेगा। टेररिज्म ना आपके कहने से रुकेगा, ना मेरे चिल्लाने से रुकेगा। वो रुकेगा जब आपकी इस्टेब्लिशमेंट, जब वहां पर जो टेररिस्ट आउटफिट्स बैठे हैं, जो वहां पर लॉन्च पैड्स हैं, जो वहां पर टेरर कैंप्स लगाए जाते हैं, जब वो रुकेगा। पाकिस्तान द्वारा फंडिंग रुकेगी, कश्मीर के नाम पर पाकिस्तान को आने वाली फंडिंग रुकेगी, तब जाके एक उम्मीद की किरण जग सकती है। अभी नहीं है वो किरण। चलें, so let's continue this conversation. Thank you sir, thank you so much. It was a pretty long conversation, but thank you for your time. Thank you for having me.